और अब ऐसे ही 1 मंथ बीतने लगता है और 1 मंथ में शंकुक तायंग को काफ़ी सारी जगह घुमाने लेकर जाता है। उसके लिए काफ़ी सारे गिफ्ट्स लेकर आता है और काफ़ी सारे न्यू ड्रेसेस भी लेकर आता है। टाई की लाइफ में अब काफ़ी सारे चेंजेस आने लगे थे और सबसे बड़ा चेंजेस ये था कि अब वो खुश रहने लगा था, बिल्कुल भी पहले की तरह जैसे वो पहले रहा करता था। अब वो अपनी बातें खुलकर शंकुक को बताने लगता है। अपने सारे दर्द और अपनी सारी खुशियाँ वो शंकुक से बांटने लगा है, जो कि वो पहले किसी से नहीं कर पाता था। और अब टाई की फिजिकल कंडीशन भी काफ़ी ठीक होने लगती है, क्योंकि शंकुक उसे हर रोज़ रूटीन चेकअप के लिए डॉक्टर के पास लेकर जाता है। पर एक बार डॉक्टर ने कुछ ऐसी बात कर दी थी जिसके बाद शंकुक को काफ़ी बुरा लगता है। भले ही तुमने उसे उस नरक से बाहर तो निकाल दिया है, पर उसके माइंड से ये सारी चीज़ें और उसका असर कभी नहीं जा पाएगा। इतना आसान नहीं है वो सब कुछ भुलाना। जो भी उसके साथ हुआ है उसे सहना बहुत मुश्किल हुआ है और उसे भूलना उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। और इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं, जिसका असर शंकुक पहले दिन से ही देख पा रहा था। जब टाई को हर रात नाइटमेयर्स आते थे और वो आधी रात को ही रोने लगता था, पर शंकुक उसे बिल्कुल भी अकेला महसूस नहीं होने देता था। कभी भी वो हर रात उसके साइड में रहता था, उसके साथ जागता था ताकि टाई को वो शांत करा सके। और कम से कम 1 घंटे के बाद टाई फिर से सो जाता था। फिर भी शंकुक ने हार मानने की नहीं ठानी थी। वो लोग फिर भी लड़ाई लड़ रहे थे और अब वो नाइटमेयर्स धीरे धीरे कम होने लगे थे। और अब शंकुक उन नाइटमेयर्स को पूरी तरह से टाई के दिमाग से ख़त्म कर देना चाहता था। और वो तभी हो सकते थे जब शंकुक टाई के मॉम डैड को एक अच्छा सबक सिखाएगा। टाई के मॉम डैड और काय जेल में होते हैं, तभी एक ऑफिसर उनके पास आकर उससे कहता है, चलो बाहर आओ, तुम्हारी बेल हो चुकी है। और टाई की मॉम भागते हुए एक्साइटमेंट में शेर की सलाखों के पास आती है और इस इंस्पेक्टर से बातें करने लगती है। पर उसे ये ध्यान नहीं होता कि इस दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जो उनकी बेल करा सके। वो ये तक भूल जाती है कि मॉम एक्साइटमेंट में उस पुलिस वाले से पूछते हैं, क्या सच में हमारी बेल हो गई है? ओह माय गॉड, मैं तो सच में बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और वो एक्साइटमेंट में तालियां बजाने लगती है। तभी वो लोग बाहर आ जाते हैं। वो लोग इंस्पेक्टर युंगी के पास खड़े होते हैं कि तभी उन्हें वहाँ पर एक आदमी दिखाई देता है जो कि बहुत ज़्यादा टॉल होता है और उसकी स्माइल बहुत ही ज़्यादा स्वीट होती है। कि मॉम पहले तो उस आदमी की तरफ देखती है और उसके बाद योंगी की तरफ। और फिर वो इंस्पेक्टर योंगी से पूछती है, हे इंस्पेक्टर, क्या मैं जान सकती हूँ कि हमारी बेल किसने कराई है? तभी योंगी स्मेक करता है और उसे रिप्लाई देता है, ये आदमी जो यहाँ पर बैठा है इसी ने तुम्हारी बेल कराई है। और अब मुझसे कुछ भी मत पूछना, तुम्हें जो भी पूछना है बाहर जाओ और इससे पूछो, मुझे परेशान करना बंद करो। और वही आदमी जो इंस्पेक्टर के सामने बैठा होता है वो उन्हें रिप्लाई देता है, हेलो, मेरा नाम किम नामजून है और क्या आपको रोजे याद है? और उसी विक्टिम का नाम फिर से सुनकर काय अब पसीना पसीना होने लगता है और योंगी नोटिस करता है। और काय की मॉम मिस्टर किम से पूछते हैं, हाँ ये वही विक्टिम है ना? तभी मिस्टर किम उसे कहते हैं कि हाँ ये वही विक्टिम है और वो लड़की इस लड़के के प्यार में पूरी तरह से गिर चुकी है, इसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है और ये उसे इसकी फर्स्ट मिस्टेक मानना चाहती है। और क्योंकि अब वो प्रेग्नेंट है इसीलिए वो चाहती है कि अब काय उसकी और उसके बेटे की जिम्मेदारियाँ उठाएं। और अगर आप रोजे के फैसले के खिलाफ जाना चाहते हैं तो ठीक है, जा सकते हैं, पर इसके लिए आपको कंपनसेशन मनी भरनी पड़ेगी। इसके लिए आपको 50 लाख रुपए भरने पड़ेंगे। और अगर आप नहीं भरना चाहते तो हम फिर से आप पर केस करेंगे। हम आप पर केस करेंगे कि काय ने पहले तो इस लड़की का रेप किया और जब अब वो प्रेग्नेंट है तब उसके बेटी को अपनाने से भी मना कर रहा है। देखिए, अगर आपको हमारा ऑफर पसंद है तो प्लीज आप मेरे साथ चलिए, अगर नहीं तो कंपनसेशन मनी भरिए। तभी लॉयर नामजून देखता है कि उन सब के माउथ किस तरह से खुले के खुले ही रह गए थे कि उन्हें कितना बड़ा शॉक लगा था। नामजून उनसे कहता है, प्लीज जल्दी कीजिए, मेरे पास पूरा दिन नहीं है इन सब के लिए। और यहाँ पर काय की मॉम ने काय के लिए सपना देखा होता है कि वो काय के लिए अच्छी घर की लड़की ढूंढेंगी और काय की शादी किसी बड़े खानदान में कराएगी। पर अब उसका सपना बहुत ही जल्दी टूटने वाला होता है, क्योंकि रोजे किसी अच्छे घर से बिलोंग नहीं करती। रोजे सिर्फ एक स्कॉलरशिप स्टूडेंट थी जो कि यहाँ पर सिर्फ पढ़ाई करने आई थी। टाई की फैमिली नामचून के साथ जाने के लिए रेडी हो जाती है और वो सब लोग कार में बैठकर निकल जाते हैं। और थोड़ी देर बाद कार एक सुनसान जगह पर जाकर रुक जाती है जहाँ पर कुछ भी नहीं होता, सिर्फ एक गैरेज के अलावा। वो लोग देखते हैं कि नामचून उनसे कह रहा है, गाइस प्लीज फॉलो मी। रोजे यही रहती है और उसने मुझे कहा था तुम्हें यहाँ लेकर आने के लिए, तो अब देरी मत करो, जल्दी चलो। और जैसे गैरेज का डोर ओपन होता है वैसे ही रोजे वहाँ पर उन्हें देखती है जो कि एक क्वीन की तरह बैठी होती है। और टाई की मॉम यहाँ पर बहुत ज्यादा डर जाती है। और जैसे ही वो सब अंदर जाते हैं वैसे ही नामजून कहता है, अब मेरा काम यहाँ पर हो चुका है और मैं निकलता हूँ। और किम नामजून वहाँ से निकल जाता है और उसके बाद वो शटर बंद कर देता है। टाई की मॉम को इसके बाद बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है और वैसे ही वो उस शटर पर जोर जोर से मारकर नामजून से ओपन करने के लिए बोलते हैं, पर नामजून ओपन नहीं करता
क्योंकि नामजून पहले ही वहाँ से निकल चुका होता है। और तभी काय की मॉम को किसी के हंसने की आवाज़ आती है और वो जल्दी से पहचान लेती है कि वो आवाज़ किसकी है। इसके बाद काय के मॉम के एक्सप्रेशन पूरी तरह से चेंज हो जाते हैं। काय के मॉम की आंखें खुली की खुली रह जाती है। उसे बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है कि ये उसी की आवाज़ थी जिसने उसे वार्न किया था कि हम यहाँ पर ख़त्म नहीं हुए हैं, मैं वापस लौटकर ज़रूर आऊँगा। और जैसे ही काय की मॉम पीछे पलटती है वैसे ही वो देखते हैं कि जंगकुक वहाँ पर खड़ा है, जिसे देखने के बाद काय की मॉम और भी ज़्यादा डर जाती है क्योंकि अभी उसे थोड़ी थोड़ी बातें समझ में आने लगी थी कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। जंगकुक इस वक्त बहुत ही ज़्यादा काम लग रहा था किसी फायर की तरह, जिसमें अगर थोड़ी सी चिंगारी लगा दो तो उन सब को वहाँ पर जलाकर राख कर देगा। ये सब देखकर टाई के डैड अपने घुटनों पर बैठ जाते हैं जंगकुक के सामने और उससे प्रार्थना करने लगते हैं कि उसे छोड़ दे, उसकी फैमिली को छोड़ दे। जंगकुक यहाँ पर उन्हें छोड़ने के लिए तो नहीं लेकर आया था ना। जंगकुक टाई के डैड को इग्नोर करते हुए उन सबको वहाँ पर वेलकम करता है। वेलकम टू द डेविल्स हिल गाइस। जंगकुक इतना कह के उनकी तरफ आगे बढ़ने लगता है और अब सबको लगने लगता है कि वो बस उनसे बात करने जाने वाला था। और नेक्स्ट मोमेंट जो जंगकुक ने किया वो सबके सोच के बाहर था। जैसे ही जंगकुक उनके पास पहुंचा वैसे ही उसने काय का सर लेकर उसे बहुत ही जोर से जमीन पे पटका। इसके बाद जंगकुक ने काय को खड़ा किया ताकि वो फिर से उसे मार सके। फिर से उसने काय का सर लेकर उसे दीवार से मार दिया और इस वक्त काय बिल्कुल भी बड़ा हो चुका था। उसकी नाक से और उसके मुंह से बुरी तरह से खून निकलने लगा था, यहाँ तक कि जहाँ पर उसे चोट लगी थी वहाँ से भी खून निकलने लगा था। और तभी जंगकुक उन सबको फिर से वेलकम करते हुए कहता है, गाइस जंगकुक के टॉर्चर शो में आप सबका स्वागत है। जंगकुक उनका एक प्रिंस की तरह नीचे झुककर वेलकम करता है और तभी रोजे उससे कहती है, ओ माय गॉड यू चेंजेस अ लॉट जंगकुक ओप्पा, मुझे भी सीखना है कि आप इतनी जल्दी अपनी पर्सनैलिटी कैसे चेंज कर लेते हो। और तभी जंगकुक उसकी तरफ देखकर स्माइल करता है और रोजे से कहता है, श्योर माय लिटिल सिस्टर, मैं तुम्हें ये बाद में सिखा दूंगा, अभी हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट वर्क है जिसे हमें फिनिश करना है। तभी रोजे कहती है, ओके शैल वी स्टार्ट नाउ। जैसे ही जंगकुक सीटी बजाता है वैसे ही दो मैन वहाँ से बाहर आते हैं। टाई की मॉम और काय को रस्सियों से बांध देते हैं। की मॉम और काय इस वक्त जमीन पर ही खड़े होते हैं पर उनके हाथ ऊपर बंधे हुए होते हैं। इसे देखने के बाद रोजे फिर से हंसने लगती है और तभी काय के डैड जंगकुक से प्रार्थना करने लगते हैं फिर से कि उसके फैमिली को छोड़ दे। जंगकुक कभी भी टाई के डैड को कुछ नहीं करता है क्योंकि वो टाई के डैड को सफर करवाना चाहता था कि टाई के डैड देखे कि उसकी फैमिली किस तरह से बुरी तरह से सफ़र कर रही है, किस तरह से जंगकुक उन्हें टॉर्चर कर रहा है और यही उसकी सबसे बड़ी सज़ा होगी। क्योंकि जंगकुक जानता था कि टाई के डैड अपनी फैमिली को इस तरह से बुरी तरह टॉर्चर होते हुए नहीं देख सकते और यही सज़ा उसके लिए काफ़ी होगी। तभी जंगकुक टाई के डैड से कहता है, नहीं अंकल, आई मीन फादर इन लॉ, अभी तो शो शुरू हुआ है, अभी आगे देखो होता है क्या। जंगकुक इतना कहते ही काय की मॉम बहुत ज्यादा डर जाती है। उनके दिल बहुत ज्यादा जोर जोर से धड़कने लगते हैं। वो दोनों बहुत ज्यादा झटपटाने लगते हैं ताकि रस्सियाँ खुल जाए पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वही दो आदमी फिर से बाहर आते हैं और अपने हाथ में एक ट्रे लेकर आते हैं। उनके हाथ में एक ट्रे होती है जिनमें डॉक्टर के कुछ इक्विपमेंट्स होते हैं जैसे कि सीजर, नाइफ, जिसे देखने के बाद रोजे काफी एक्साइटेड हो जाती है और क्लैप करने लगती है और वो उन आदमियों के पास चली जाती है और वो उन इक्विपमेंट में से कोई एक चुनने की कोशिश करती है। तभी वो जंगकुक से कहते हैं, वाह जंगकुक ओप्पा, मुझे आपका अरेंजमेंट काफी पसंद आया। मैं सोच ही रही थी कि मुझे अपने हाथ गंदे नहीं करने चाहिए पर अब देखो ना, मुझे मेरे हाथ गंदे करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जंगकुक रोजे की तरफ देखकर स्माइल करता है और उसके हेड पर लाइटली पेट करता है और जंगकुक रोजे से कहता है, याद है तुम्हें, मैंने तुम्हें कहा था ना मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूँगा, कि मैं तुम्हें अपनी बहन मानता हूँ, इसलिए मैंने ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारे लिए ही तो किया है। जंगकुक की ऐसे बातें सुनकर रोजे की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो जंगकुक को टाइटली हग कर लेती है छोटी बहन की तरह और जंगकुक भी उसे हग कर लेता है और जंगकुक उसे कहता है, हे स्टॉप क्राइंग, यू लुक अगली। और रोजे उसे कहते हैं, अच्छा ये तुमने कहाँ से सीखा डियर। वो उसे कहता है, ये लगता है भाई और बहन ऐसे ही तो बातें करते हैं ना। उससे कहती है, हाँ तुम बिल्कुल सही हो, वैसे तुम जो चाहे वो मुझे बुला सकते हो पर हमारे पास अभी कुछ अनफिनिश्ड बिजनेस है, क्या हम उसे पूरा करें। रोजे टाई की मॉम के पास जाती है और उसके आसपास घूमने लगती है। टाई की मॉम इस वक्त बहुत ही ज्यादा घबराई हुई होती है, वो अपनी लाइफ के लिए चिल्ला रही होती है पर इस वक्त यहाँ पर उसकी मदद करने के लिए कोई भी नहीं होता है। उसी तरह जंगकुक अपने लिए नाइफ चूज करता है और वो वही नाइफ लेकर काय के फेस पर एक बड़ा सा कट लगाता है और वही कट नीचे उसके एब्स पर भी लगाता है। तो धीरे धीरे
नीचे उसके फेस से होकर नीचे उसके वी लाइन तक पहुंचता है। अब काय बहुत ही ज्यादा चिल्लाने लगता है क्योंकि उसकी पूरी बॉडी में से इस वक्त खून निकल रहा था जहाँ पर जंगकुक ने बड़ा सा कट लगाया था। और दूसरी तरफ वही रोजे अपने लिए सीजर चूज करती है और तभी वो टाई के मॉम के हेयर कट कर देती है और वैसे ही धीरे धीरे करके टाई के मॉम के हेयर पूरी तरह से गायब कर देती है। कि मॉम इस वक्त चिल्ला रही थी, बहुत ज्यादा मदद के लिए छटपटा रही थी और रोजे को उस पर बहुत ही ज्यादा हंसी आ रही होती है। वो बहुत ही ज्यादा हंस रही होती है, बहुत ही ज्यादा खुश होती है कि आखिर वो अपनी गुनहगारों को सजा दे रही होती है। काय के डैड अपनी फैमिली को बचाने के लिए जाने ही वाले होते हैं, तभी दो आदमी वहीं पर उसे पकड़ लेते हैं और उसके हाथ पैर बांध देते हैं। थोड़ी देर बाद वही दो आदमी दो बेल्ट्स लेकर आते हैं और रोजे और जंगकुक दोनों टाई की मॉम और काय को पेड़ से मारने लगते हैं। वो दोनों इस वक्त पूरी तरह से अधमरे तो हो ही चुके थे पर उनमें लाइफ अभी भी बाकी थी। इसके बाद वही दो आदमी हॉट बीन स्नैक्स लेकर आते हैं। छेद के बाद रोजे और जंगकुक दोनों बीन स्नैक्स को लेकर उन दोनों की बॉडी पर धीरे धीरे डालने लगते हैं और वैसे ही काय की मॉम और काय दोनों जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं अपनी लाइफ बचाने के लिए, रोने लगते हैं पर इसका कोई भी फायदा नहीं होता क्योंकि रोजे और जंगकुक नहीं रुकते। पर तभी अचानक से रोजे को कुछ याद आता है और रोजे जंगकुक की देखकर उसे कहती है, जंगकुक ओप्पा आपने तो जिमिन को टेक्स्ट किया ही नहीं। और तभी जंगकुक जिमिन को टेक्स्ट कर देता है और दूसरी तरफ जिमिन टाई को काउच पर बैठने के लिए बोलता है क्योंकि वो दोनों कुछ ड्रामा वॉच करने वाले थे। जिमिन ने टाई से कहा था कि वो दोनों कोई ड्रामा देखने वाले होते हैं पर जैसे ही टीवी ऑन होती है वैसे ही टाई की आंखें खुली की खुली रह जाती है क्योंकि वो सीन देखकर कोई भी बहुत ज़्यादा शॉक होने वाला था। अपने बॉयफ्रेंड को स्क्रीन पर देखकर टाई बहुत ही ज्यादा डर जाता है। सामने नजारा देखकर तो उसके हाथ पैर ही कांपने लगते हैं। टाई देखता है कि किस तरह जंगकुक और रोजे उसकी मॉम और काय की बॉडी पर हॉट बीन स्नैक्स डाल रहे होते हैं। इस तरह उसकी मॉम और काय दोनों चिल्ला रही होती है, रो रहे होते हैं अपनी लाइफ के लिए क्योंकि उन्हें उस हॉट बीन स्नैक्स से बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है। और थोड़ी देर बाद जंगकुक स्क्रीन की तरफ देखता है और टाई के लिए एक फ्लैंक किस देता है। तभी टाई जिमिन से कहता है, नो 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 जिमिन, ये बहुत ही ज्यादा गलत है। टाई कहीं पर जाने की कोशिश कर लेता है तभी जिमिन उसे रोक कर वापस काउच पर बिठा देता है और उससे कहता है, नहीं इसमें कुछ भी गलत नहीं है, ये लोग उस गलती की सजा भुगत रहे हैं जो इन्होंने तुम्हारे साथ किया है, ये तो उसके आगे कुछ भी नहीं है। क्या तुम्हें याद है ये लोग तुम्हारे साथ ये सब कुछ चाइल्डहुड से करते हुए आए हैं और तुम्हारा ब्रेकअप वो किसकी वजह से हुआ था, याद है ना तुम्हें? तो अब उन्हें उस गलती की सजा भुगतने दो जो उन्होंने की है। याद है तुम्हें तुम जंगकुक से अलग हो गए थे किसकी वजह से? जो कि तुम्हारा हैप्पीनेस था, तुम्हारा होम था और तुम मुझसे ही अलग हो गए थे, तुम्हें उसे छोड़ना पड़ा था और वो भी किसकी वजह से? तुम्हारी फैमिली की वजह से, क्योंकि तुम्हारी फैमिली ने तुम्हें धमकाया था कि अगर तुम उसके साथ रहे वो लोग तुम्हारे जंगकुक के साथ कुछ भी कर सकते हैं। पर बेबी तुम जंगकुक को जानते नहीं है कि वो कितना बड़ा डेविल है। अगर तुम एक बार जंगकुक को ये बात बता देते तो वो कुछ ना कुछ जरूर करता पर तुम्हें उस हेल से निकाल कर रहता। तुम देख रहे हो ना वो किस तरह उन्हें सजा दे रहा है। अगर तुम उसे पहले ही बता देते तो तुम्हें इतने दिन भुगतना नहीं पड़ता। तुमने शायद उसकी आंखों में कभी देखा नहीं है कि उसकी आंखों में तुम्हारे लिए कितना ज्यादा प्यार है, वो फॉन्डनेस, वो अफेक्शन तुम शायद जानते नहीं हो। तुम्हें याद है वो प्रॉमिस जो उसने आज सुबह तुमसे किया था? सर जिमिन ये पूछता है। वैसे ही टाई को मॉर्निंग का प्रॉमिस याद आने लगता है जो कि जंगकुक ने उससे किया था कि इसके बाद वो उन नाइटमेयर्स को दोबारा कभी नहीं देखेगा और वो उन नाइटमेयर्स को देखकर रात में कभी भी नहीं रोएगा। और तभी जिमिन उससे कहता है, तुम्हें यही डर था ना कि एक दिन वो वापस जरूर आएंगे और तुम्हें फिर से टॉर्चर करेंगे, तुम्हारे साथ फिर से वही बर्ताव करेंगे। इसके बाद वो कभी वापस नहीं आएंगे और ना ही जंगकुक उसे तुम्हारी लाइफ में वापस आने देगा। जंगकुक वो है जो तुम्हें पूरी दुनिया की खुशियाँ दे सकता है। तभी टाई उससे कहता है कि क्या तुम मुझसे प्रॉमिस कर सकते हो कि वो लोग दोबारा मेरी लाइफ में कभी लौट कर नहीं आएंगे, मैं उन्हें दोबारा कभी नहीं देखूंगा, क्या तुम मुझसे प्रॉमिस कर सकते हो? और जिमिन उससे कहता है, हाँ मैं जंगकुक के बिहाफ में तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि वो नाइटमेयर्स तुम्हें कभी नहीं आएंगे और ना ही वो लोग तुम्हारी ज़िंदगी में कभी लौट कर आएंगे। तुम हर रात पीसफुली सोओगे और तुम्हारे लाइफ में वो फैमिली दोबारा नहीं होगी और ना ही वो नाइटमेयर्स। जंगकुक वो तुम्हें हर मुसीबत से बचाएगा, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ। तुम्हें ये भी सिखाएगा कि तुम्हें अपनी लड़ाई किस तरह से लड़नी है, वो तुम्हें अपने पैर पर खड़ा होना जरूर सिखाएगा। टाई उससे पूछता है, पर इसके बाद क्या होगा अगर उन्हें पुलिस ने अरेस्ट कर लिया? और जिमिन स्माइल करते हुए टाई से कहता है कि ओ हनी यू आर सो इनोसेंट बेबी। और जिमिन टाई के चिक्स को पिंच करते हुए उससे कहता है, तुम्हें इंस्पेक्टर मिन योंगी याद है? टाई नोट करता है और जिमिन कंटिन्यू करता है,
मीन योंगी मेरा बॉयफ्रेंड है, पर मैं जानता हूँ कि जंगकुक और योंगी दोनों एक दूसरे से नफरत करते हैं, एक दूसरे को टीज करना पसंद करते हैं। वो दोनों सिर्फ एक दूसरे के काम को लेकर एक दूसरे को टीज करते हैं कि जंगकुक हमेशा योंगी के काम के बीच आता है और ये सब योंगी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। योंगी जंगकुक से बड़ा है और वो जंगकुक से नफरत भी करता है, पर मैं जानता हूँ कि वो अंदर से जंगकुक से बहुत ज्यादा प्यार करता है। वो जानता है कि जंगकुक हमेशा अपने विक्टिम को प्रोटेक्ट करता है, हमेशा उन्हें जस्टिस दिलाता है, इसलिए योंगी भी जंगकुक को पसंद करता है, पर वो दिखा नहीं सकता और इसीलिए योंगी भी इसमें हमारी मदद कर रहा है। टाओ उससे पूछता है, मदद? कैसी मदद? जिमिन उसे बताता है कि योंगी हमारे इस केस को कवर करने में हमारी मदद कर रहा है और वो इस केस को ऐसे दिखाएगा जैसे कि उनका एक्सीडेंट हुआ था, तो तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बिसाइड्स ऐसा तो नहीं है ना कि तुम्हारे पेरेंट्स को कोई पूछते हुए आएगा, क्योंकि उनका इस दुनिया में कोई भी नहीं है। तो हाँ, इस केस को एक्सीडेंट दिखाना उतना भी मुश्किल नहीं होगा। और टाई जिमिन से कहता है कि योंगी यंग बहुत ज्यादा रिस्क ले रहे हैं, जिमिन इसमें बहुत ज्यादा रिस्क है, मुझे नहीं लगता कि हमें ये करना चाहिए। पर आखिर योंगी यंग इतना बड़ा रिस्क ले क्यों रहे हैं? टाई को बताता है क्योंकि वो जंगकुक को पसंद करता है और जंगकुक तुम्हें पसंद करता है। और वैसे भी जंगकुक ने इस बार योंगी से खुद माफी मांगी है और योंगी उसे मदद करने से पीछे नहीं हट पाया। और दूसरी तरफ रोजे को अभी भी थोड़ा खालीपन महसूस होने लगा था, जैसे कि कुछ तो अधूरा है। और वैसे ही रोजे काय के सामने आकर खड़ी हो जाती है। थोड़ी देर बाद वो अपने घुटनों पर बैठकर काय के पैंट की बटन खोलने लगती है और दूसरी तरफ एक आदमी उसे एक बाउल देता है जिसमें हॉट बीन्स वैक्स होता है। थोड़ी देर बाद रोजे उस बीन्स वैक्स को काय के पैंट के अंदर डाल देती है और काय बहुत ज्यादा रोने लगता है, चीखने चिल्लाने लगता है, क्योंकि रोजे की इस हरकत से उसे बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था। और ये सब कुछ खत्म होने के बाद जंगकुक और रोजे एक कार में बैठ जाते हैं और अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। जंगकुक देखता है कि रोजे की आंखों में आंसू होते हैं और जंगकुक रोजे से पूछता है, तुम्हारी आंखों में आंसू कैसे रोजे? प्लीज डोंट क्राई। रोसे उससे कहते हैं कि मैं आज बहुत ज्यादा खुश हूँ ओप्पा, मैंने अपने गुनहगारों को आज वो पनिशमेंट दिए वो डिजर्व करते थे। दूसरी तरफ मुझे आपके रूप में मेरा भाई मिल गया, इसलिए मैं आज बहुत ज्यादा खुश हूँ। मेरे पास पहले इस शहर में कोई भी नहीं था, मुझे लगा कि काय वो शायद मुझे खुश रख पाएगा, वो शायद मुझे फैमिली दे पाएगा, पर उसने जो मेरे साथ किया वो अनबिलीवेबल था ओप्पा। जंगकुक स्माइल करते हुए रोजे के हाथ पर अपना हाथ रख के उससे कहता है, इट्स ओके रोजे, आओ यू आर अंडर माई केयर, और अब मैं तुम्हें घर लेकर जा रहा हूँ, वहाँ पर तुम्हें तुम्हारी फैमिली मिल जाएगी और टाई भी तुम्हें देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाएगा, क्योंकि तुम जानती हो ना वो तुम्हें कितना ज्यादा पसंद करता है। रोजे नोट करती है जिसकी आंखों में अब भी आंसू होते हैं और वो दोनों घर पहुँचते हैं। जैसे वो दोनों घर पहुँचते हैं, टाई जंगकुक पर जंप करके उसे किस करने लगता है, उसके पूरे फेस पर, उसके हेड पर बार बार एक ही चीज दोहराते हुए कि आई मिस यू एंड आई लव यू। और जंगकुक भी उसे पकड़ लेता है और जंगकुक उसे अपनी बाहों में उठाकर काउच की तरफ लेकर आता है और दोनों वहाँ पर बैठ जाते हैं। और जंगकुक टाई से पूछता है कि क्या मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा इंतजार करवाया? और टाई उससे कहता है, नहीं, इतना इंतजार तो बनता है ना।